नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और हम देख रहे थे केमिस्ट्री के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। हम उस प्रश्न को देख रहे थे। तो दोस्तों, हम लगभग 30-31 तक के प्रश्नों को देख लिए थे। तो चलिए फिर भी हम 30 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वो देखिए लिखा हुआ, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है। तो आप जानते हैं, एक या मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ दोस्तों। देखिए, ये जो है फिनॉल हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये फिनॉल हो गया। इसको हमको गर्म करना है जिंक पाउडर के साथ। तो होगा क्या, ये जिंक जो होता है दोस्तों, ध्यान, ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ZnO बनाता है। और बच जाता है क्या, तो बचता है केवल, ध्यान दीजिए, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, बचता है केवल वो है बेंजीन। बस बेंजीन इसमें बच जाता है दोस्तों, ध्यान रहे, बेंजीन बच जाता है। तो हमारा आंसर सही होगा कि फिनॉल को, 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा, फिनॉल को जस्ता, ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन हमारा है, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो आप देख रहे थे, जैसा कि फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, देख रहे हैं क्या कि बनता है बेंजीन बनता है। हमारा सही आंसर होगा बेंजीन। तो देखिए, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कह रहा है कि कार्बोजेलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। मतलब कार्बोजेलिक का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कार्बोजेलिक अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, COOH होता है। चलिए अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। निम्न में से वह कौन सा यौगिक है। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त घोल को किस यौगिक के साथ मिलाया जाए तो फदफदाहट उत्पन्न होती है। तो जानते हैं, जितने भी अल्केन का जो कंपाउंड होता है दोस्तों, अल्केन, उसके साथ मिलाने पर वो फदफदाहट उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि अल्केन जो होता है दोस्तों, एक तरह का ईंधन का काम करता है। कोई भी अल्केन जो देखा जाए तो वो ईंधन का काम करता है दोस्तों। और सारे अल्केन जो होता है उसमें क्या होता है, कोई भी संतृप्त घोल को जब हम डालते हैं तो फदफदाहट उत्पन्न होता है। तो इसका हमारा सही 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों, पूछ रहा है। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए, एक R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। तो देखिए, वो हमारा सही ऑप्शन नंबर है RCOOR, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न देखिए, नाइट्रो अल्केन के अवकरण से बनता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, नाइट्रो अल्केन आप जानते हैं। देखिए, ये नाइट्रो अल्केन कहने का मतलब है CH2, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, और NO2, ये नाइट्रो अल्केन हो गया दोस्तों। इसके अवकरण अवकरण जो कराया जाता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे, इसके लिए कैटालिस्ट लेते हैं SN और HCl, ये इसका कैटालिस्ट रहता है। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो हमेशा ध्यान रहे, ये बनता है RCH2 और NH2। हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, NH2 बनता है और बाहर निकलता है H2O। ये बनता है, हमेशा ध्यान रहे, ये जो बनता है प्राइमरी अमीन बनाता है। देखिए, हमारा ऑप्शन कह रहा है, ध्यान, हमारा क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रो अल्केन के अवकरण से क्या बनता है। तो नाइट्रो अल्केन के जब अवकरण कराएंगे दोस्तों, तो आप रिएक्शन, चलिए एक बार फिर देख लीजिए, रिएक्शन को देखिए क्या बना है, प्राइमरी अमीन बना है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ध्यान रहे, हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी अमीन। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों DNA और RNA। चलिए मैं इसको आपको डिटेल बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं डिटेल कर देता हूँ इस बात को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो होता है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक DNA और एक RNA। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले देखिए आप कि जो न्यूक्लिक एसिड में
न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं दोस्तों। डीएनए और आरएनए में किसी एक का नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड का 5 प्रकार का उसमें बेस पाए जाते हैं, भस्म पाए जाते हैं। देखिए, पहला का नाम है एडेनिन, दूसरा का नाम है गुआनिन, तीसरा का नाम है साइटोसिन, चौथा का नाम है यूरासिल, पांचवा का नाम है थायमिन। इसको आप याद कर ले दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे बगल में देखिए, मैं इसका जो संकेत है दोस्तों वो लिख लिए हैं, AgCUT। इसको आप एजी क्यूट भी कह सकते हैं। एजी क्यूट कहने का मतलब मेरा ये नहीं है दोस्तों कि इसका नाम नहीं है, बल्कि आपको समझाने के भी उसमें बता रहा हूँ। देखिए एजी, इसको आप याद रखें, एजी क्यूट, इससे बच्चे को क्यूट कहा जाता है ना, उसी प्रकार से एजी क्यूट। तो एजी क्यूट इससे याद हो जाएगा कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि इनमें कौन सा भस्म है जो केवल डीएनए में होता है और कौन सा भस्म है जो केवल आरएनए में होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ये जो डीएनए का भस्म लिखा गया है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 3 जो है, ये 4 जो है थायमिन, ये 4 जो है डीएनए का भस्म है। और आरएनए में देखिए, आरएनए में जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो आप गौर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है, आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये दोनों में कॉमन है। डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। बस अंतर क्या है, तो थायमिन जो है डीएनए में होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। बस ये दोनों अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन क्या है, हमारा प्रश्न था क्या कि बताइए डीएनए और आरएनए में कौन सा भस्म है जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा कि कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो चलिए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारा डीएनए और आरएनए में समान भस्म कौन है, कौन सा जो कॉमन है, जो दोनों में होता है। तो आपने देखा था AGC दोनों में होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो है कॉमन है दोस्तों। तो आप देखिए एडेनिन, यूरासिल, ये गलत हो गया, एडेनिन, गुआनिन, देखिए एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन। ऑप्शन नंबर आप गौर कीजिए, बी तो सही होगा। यूरासिल, कहीं भी यूरासिल और थायमिन आ गया दोस्तों, समझ जाना कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि थायमिन जो होता है केवल डीएनए में होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है ऐसे 20 एमिनो एसिड से बनता है दोस्तों। उसमें 10 एमिनो एसिड जो होता है शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं और 10 एमिनो एसिड हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसको इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, जो एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो उतना आपको डिटेल नहीं करना है दोस्तों, आप सीधे जानिए कि एंजाइम जो एक तरह का प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन हमारे शरीर में बनाए जाते हैं। प्रोटीन तो खैर अभी आप पढ़वे किए हैं, ए और सी दोनों हमारे शरीर में बनता है। हार्मोन जो है हमारे शरीर में बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, विटामिन जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इसे हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, विटामिन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस बहुलक में अमाइड लिंकेज होता है। निम्नलिखित में किस बहुलक में अमाइड बंद होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको सही से डिटेल कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों, नायलॉन 6 आप ध्यान दीजिए, जो नायलॉन 6 होता है दोस्तों, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, तो CONH2 कहीं ना कहीं ये अमाइड लिंकेज इसमें है। तो नायलॉन 6 में अमाइड लिंकेज होता है दोस्तों। टेरिलीन की बात करते हैं, तो टेरिलीन में आप देखिए COO है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ईस्टर के जैसा आ रहा है। COOR ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, तो इसमें ईस्टर लिंकेज होता है दोस्तों। तो ये तो खैर नहीं है हमारे प्रश्न के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न पे हम देखते हैं, अगला ऑप्शन पे देखते हैं दोस्तों। तो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन भी ऐसा कुछ नहीं है जो CONH2 आए, अर्थात अमाइड लिंकेज आए दोस्तों। तो चलिए हम अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन जो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखें क्या, नायलॉन 6 में
ही केवल अमाइड लिंकेज होता है दोस्तों। टेरिलीन में नहीं होता, टेरिलीन में ईस्टर लिंकेज होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है दोस्तों। टेफ्लॉन में भी नहीं होता है और बेकेलाइट में भी नहीं होता दोस्तों। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि हमारा जो आंसर होगा कि निम्नलिखित में किस बहुलक में अमाइड बॉन्ड होता है, तो हमारा नायलॉन 6 हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। कह रहा है आर्लोन एक बहुलक है। आर्लोन जो है दोस्तों एक बहुलक होता है। वो आर्लोन जो होता है वो किसका बहुलक होता है? आर्लोन का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो आर्लोन जो होता है और उसके मोनोमर का नाम है एक्रिलोनाइट्राइल, अर्थात तो एक्रिलोनाइट्राइल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, उसका नाम होता है आर्लोन, या उसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो हमारा 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कौन है दोस्तों जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग रिएजेंट है दोस्तों? कौन है जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए मीठा अभिकर्ता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए हम इसको टोटल बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी सारे मीठा अभिकर्ता होते हैं मैंने उन सारे को यहाँ पे शामिल किया है। आप देख रहे होंगे, देखिए सबसे ऊपर लैक्टोज है। लैक्टोज जो होता है प्राकृतिक मीठा अभिकर्ता होता है। माल्टोज भी प्राकृतिक होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज सारे सब प्राकृतिक है, फ्रुक्टोज भी प्राकृतिक होता है दोस्तों। लेकिन आप जो देख रहे हैं दोस्तों नीचे जो लिखा हुआ है ये सब देख रहे हैं एस्पार्टेम, ध्यान दीजिएगा एस्पार्टेम हो गया दोस्तों। उसके बाद है सोडियम साइक्लोमेट और सैकरीन, ये सब जो होते हैं दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं नीचे जो देखिए नीचे जो तीन वो है एस्पारेट, सोडियम साइक्लोमेट, सैकरीन, ये सब सारे जो हैं कृत्रिम मीठा भी करता है। इसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कुछ यूनिट लिखा हुआ है, ये यूनिट देख रहे हैं। सैकरीन के बगल में 500 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों यदि सुक्रोज को ये हम 1 यूनिट माने, सुक्रोज का मानते हैं कि 1 यूनिट मीठा होता है, तो ये 500 यूनिट मीठा होता है। इसका मतलब ये है कि सुक्रोज से 500 गुना अधिक मीठा होता है दोस्तों सैकरीन। सोडियम साइक्लोमेट उसी प्रकार से 300 गुना है। देखिए एस्पार्टेम जो होता है दोस्तों वो 100 गुना होता है। और फ्रुक्टोज जो होता है दोस्तों ये ध्यान दीजिए कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक मीठा भी करता है, जो सबसे अधिक मीठे होते हैं, सुक्रोज से भी अधिक मीठे होते हैं। कभी कभी दोस्तों प्रश्न भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक मीठा भी करता सबसे अधिक मीठे होते हैं, तो हमेशा ध्यान रहे फ्रुक्टोज होता है दोस्तों। और ऐसे कहा जाए कि जो कृत्रिम है आर्टिफिशियल है सबसे ज़्यादा सैकरीन होता है। तो आप ये देख रहे हैं ये जो तीन नीचे आप देख पा रहे हैं ये तीनों जो है कह सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है दोस्तों। तो देखिए अब ऑप्शन पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है। हमारा ऑप्शन है आप देख रहे हैं सैकरीन। तो आप जानते हैं ये 500 गुना अधिक मीठा होता है, ये आर्टिफिशियल एजेंट है। ये भी है क्या आर्टिफिशियल है। सोडियम साइक्लोमेट भी आर्टिफिशियल है। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा, जो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कृत्रिम मीठा भी करता है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता? तो एंटीपायरेटिक है दोस्तों। एंटीपायरेटिक जो होता है वो बुखार को कम करता है। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर। 41वां प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल है दोस्तों। आपको शायद पता होगा कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर क्या होता है दोस्तों। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिसे फिर से हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल वे होते हैं जो डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद पुनः हम उसको चार्ज करते हैं, ठीक है ना, वही होता है सेकेंडरी सेल। तो लैक्लांस सेल होता है दोस्तों, ये जो है एक तरह का जिसको सूखा सेल भी हम कहते हैं। जो लैक्लांस सेल जो होता है दोस्तों एक तरह का प्राइमरी सेल होता है। सांद्रण सेल भी दोस्तों एक तरह का प्राइमरी सेल होता है। लेकिन लेड स्टोरेज सेल जो होता है दोस्तों इसको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। ये जो है एक सेकेंडरी सेल होता है। मोटर गाड़ी में जितने भी रहता है दोस्तों यही बैटरी लगा हुआ रहता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, ध्यान दीजिए,
कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज सेल। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अधिशोषण आपको पता है दोस्तों पृष्ठीय घटना होता है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो ध्यान रहे दोस्तों कि प्रबल अम्ल किसको कहते हैं। तो प्रबल अम्ल देखिए दोस्तों, ऐसे चलिए आपको हम डिटेल बता देते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड, तो CH3COOH। आप यहाँ जो देख रहे हैं कि एक क्लोरीन आ चुका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन आ चुका है, और इसमें आप देख रहे होंगे 3 क्लोरीन है। देखिए अब इस ऐसा हम क्यों बता रहे हैं क्लोरीन के बारे में, तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए ये जो है CH3 जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इधर इलेक्ट्रॉन देंगे। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि CH3 जो है इधर इलेक्ट्रॉन देंगे किसके पास, COOH के पास। अब इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जिसके कारण से होगा क्या कि COOH जो है, जो हाइड्रोजन है वो उतना जल्दी रिलीज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसमें देख रहे हैं, इसमें देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इस कारण से क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जल्दी खींचेगा और हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ देखिए 2 क्लोरीन लगा हुआ है, इसका मतलब और इससे भी तेज़ी से खींचेगा और हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ देखिए 3 क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ जो है और जल्दी निकलेगा। इसका मतलब है जहाँ से हाइड्रोजन पहले निकलता है दोस्तों, हम बोलते हैं वो प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल सबसे पहले ये होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा और फोर्थ में हमारा ये होगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों, अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आप देखिए डी नंबर, 3 कार्बन है ना, 3 क्लोरीन है दोस्तों, 1 कार्बन है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 44वां प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में टर्सरी अमीन कौन है। टर्सरी अमीन कहने का मतलब होता है दोस्तों कि वह अमीन में जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, उसको तीनों तरफ, तीनों बॉन्ड में कार्बन होना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये टर्सरी अमीन है, बाकी सब देखिएगा तो सेकेंडरी या तो कोई प्राइमरी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न, 44वां प्रश्न देखिए, 45 नंबर देखिए, RNA में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या है। तो अभी जस्ट ऊपर देखे होंगे दोस्तों कि RNA में जो पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है वो यूरासिल होता है, ये यूरासिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन एवं नियोप्रीन सभी कैसा बहुलक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सब होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही प्रकार के मोनोमर से, कहने का मतलब है जितने भी पॉलीमर बनाए गए होंगे उसमें कोई भी एक ही तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा होगा उस मोनोमर का, कोई दूसरा तरह का उसमें रिएक्शन करने वाला कोई दूसरा मोनोमर नहीं आया होगा, इसलिए हमारा 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, तो हम देख रहे हैं कि दर्द निवारक दवाइयाँ क्या होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। जो दर्द निवारक होता है दोस्तों उसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं एंटीपायरेटिक। चलिए इसमें सारे ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। देखिए ये हो गया दर्द निवारक दोस्तों। एंटीपायरेटिक जो होता है ये बुखार को कम करता है। अब एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों एंटीबैक्टीरियल होता है, जैसे कि कहीं पे ध्यान दीजिए एंटीबैक्टीरियल जितने भी होते हैं सूक्ष्म जीवाणु से होने वाला बीमारी, वहाँ पे एंटीबायोटिक काम करता है दोस्तों। उपशामक जो होता है दोस्तों इसको ट्रैंक्युलाइजर भी कहते हैं। उपशामक जैसे होता है मानसिक बीमारी के लिए होता है ये, तो ऑप्शन सी जो है उपशामक जो होता है मानसिक बीमारी, मानसिक तनाव को कम करने के लिए होता है दोस्तों। तो चलिए हमारा जो सही आंसर था आपको समझ में आ गया कि दर्द निवारक को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे कि निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो आप ध्यान रहे दोस्तों कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा सॉलिड है जिसमें फ्रैंकल और सोटकी दोनों पाए जाते हैं, इसलिए 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वथनांक सबसे उच्च होगा तो
इसमें देखिए जिसमें सबसे अधिक आयन टूटेंगे दोस्तों, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर आयन पर निर्भर करता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 आयन होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो पहला इसमें 2 आयन, ये तो आयन में टूटेगा ही नहीं, इसमें 3 आयन, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद, कहने का मतलब एनोड एवं कैथोड पर प्राप्त प्रतिफल है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन है, ध्यान रहे जलीय विलयन है। इसके पहले जो आया था प्रश्न, शायद सबसे ऊपर ही आया होगा, उसमें था द्रवित NaCl, दोनों में अंतर होता है। NaCl का जलीय विलयन होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो कैथोड होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कैथोड होता है दोस्तों, कैथोड कहने का मतलब माइनस, मान लेते हैं कैथोड, एक होता प्लस एनोड। जो यहाँ कैथोड होता है, जो माइनस होता है दोस्तों, इस पर हाइड्रोजन गैस जाता है H2, और जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीजन गैस जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 51 नंबर प्रश्न। देख रहे हैं कि जल में H2 प्लस Cl2 का जो रिएक्शन होता है 2HCl, इसकी अभिक्रिया कैसी है। तो इस ये जो अभिक्रिया की जो कोटि होगा दोस्तों, ये अभिक्रिया की कोटि होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है दोस्तों, ध्यान रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो अधिशोषण की जो मात्रा होती है दोस्तों, जो एडजॉर्प्शन का जो रेट होता है, वो निर्भर करता है गैस का दाब पर भी निर्भर करता है, गैस का ताप पर भी निर्भर करता है दोस्तों, गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कच्चा लोहा अर्थात पिग आयरन में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो कार्बन जो होता है दोस्तों, कार्बन देखा जाए कि उसमें पूरे लोहा के 4 से 4.5% उसमें अशुद्धियाँ उपस्थित रहता है दोस्तों, ध्यान रहे। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, 54वां प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी कहने का मतलब हो दोस्तों, जो अम्ल के साथ रिएक्शन करता हो और जो क्षार के साथ भी रिएक्शन करता हो, तो वो ऐसा मात्र जिंक ऑक्साइड है। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जो 45 नंबर प्रश्न है उसमें ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है। सबसे प्रबल लुईस अम्ल का मतलब होता दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Bi3। अगला प्रश्न देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों मोनाजाइट। मोनाजाइट जो हीलियम का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु जानते हैं कि एंटीमनी जो होता है, Sb जो होता है एंटीमनी उपधातु होता है। सल्फर जो है अधातु है, फास्फोरस अधातु है, ब्रोमीन जो है एक अधातु है। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर होगा ये एंटीमनी Sb। अगला प्रश्न देखिए, SO2 में S का प्रसंकरण क्या होगा। S का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान रहे, इसका संरचना कुछ इस टाइप का होगा दोस्तों, ध्यान रहे, O इसमें कितने भी लोन पेयर बच गए हैं। तो लोन पेयर बच गया दोस्तों, क्योंकि इसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक लोन पेयर बच गया। तो आप जानते हैं कि आपको सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा दोस्तों। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड अब प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, टोटल हो जाएगा 3। इसका मतलब है हमारा जो प्रसंकरण आने वाला है वो है sp2, क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल आपको रखना है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, sp2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि H3PO3 एक अम्ल है, कैसा अम्ल है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा बहुत सा क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे एक मॉडल सेट में दे दिया H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल, एक होता है फास्फोरिक अम्ल। तो ऐसा प्रश्न हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको डिटेल बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हूँ H3PO4 का, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। तो देखिए फास्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें देखिए इसका बेसिसिटी क्या होगा। तो देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ये वाला दोस्तों, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये करेगा क्या, किसका जो ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी से भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है H+ टोटल 3 बाहर निकलेंगे। इसका मतलब है कि इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए H3PO3 में देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, केवल हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। नीचे से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसलिए ना निकलेगा क्योंकि ये फास्फोरस जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम नीचे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए नीचे यदि देखा जाए तो H3PO2 है। इसमें देखिए इसका बेसिसिटी जो होगा दोस्तों बस 1 ही होगा, यही हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। इसका मतलब हमारा इसका जो बेसिसिटी होगा वो एक होगा। तो हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि H3PO3 एक ऐसा अम्ल है। तो आपको पता है कि H3PO3 का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा इस टाइप का, ध्यान दीजिएगा H3PO3 कुछ ऐसा अपना स्ट्रक्चर अभी जस्ट देखा है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें दो ही हाइड्रोजन, एक ए वाला और एक ए वाला निकल पाएगा। इसका मतलब द्विभाषमिक अम्ल है। तो हमारा सही आंसर होगा द्विभाषमिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है। तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र होगा दोस्तों Hg2 पर 2+। ध्यान रखिएगा मर्क्यूरस आयन का है Hg2 पर 2+। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, Au धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो Au का धातु का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है दोस्तों, वो हमेशा +1 ही होता है। हमारा सही आंसर होगा +1। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण माने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यदि इसका हम डिटेल बताएं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, चलिए डिटेल बता ही देते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए K4FeCN6 में सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। तो Fe का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा दोस्तों तो ए आएगा Fe का, आयरन का। लेकिन आयरन पर 2+ है इसलिए आपको ए लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, 4s जो एस है जो पूर्णतः खाली हो जाएगा दोस्तों। और आप जानते हैं कि जो साइनाइड जो लिगेंड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब क्या करेगा, जोड़ा बना देगा। तो जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 को खाली हो गया, कौन खाली हो गया, देखिए डी का 2 खाली हो गया। आप देख रहे हैं डी का 2 खाली हो गया। देखिए एस का पहले से खाली है 1 और पी का 3 खाली है, इसलिए एस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए डी 2 हो जाएगा, एस 1 रहेगा और पी 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो प्रसंकरण होगा दोस्तों D2sp3। तो चलिए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या। देखिए तो हमारा ऑप्शन होगा D2sp3, जो आप देख पा रहे हैं D2sp3 यहाँ पे देखिए 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इथाइल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका हम रिएक्शन दोस्तों बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका सही रिएक्शन होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है। तो ये लेबोरेटरी मेथड होता है दोस्तों। ध्यान रहे कि प्रयोगशाला विधि से इथाइल ब्रोमाइड बनाना हो तो हमें इसका प्रयोग करना होगा। क्या है दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 को प्रयोग करना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है सोडियम एथा ऑक्साइड तथा ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके देता है। तो आपको पता होगा दोस्तों सोडियम एथा ऑक्साइड, यदि इसका हम डिटेल बताएं आपको तो देखिए इस प्रकार से लिखते हैं सोडियम एथा ऑक्साइड CH3 CH2 और ध्यान दीजिएगा दोस्तों ONA, ये रिएक्शन करता है
ब्रोमोइथेन से इस टाइप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CH3 CH2 और Br, ये ब्रोमोइथेन हो गया। इससे रिएक्शन करता है दोस्तों, NaBr बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CH2O CH2 और CH3, ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए बन रहा डाई इथाइल ईथर बन रहा है, जो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए डाई इथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए बी नंबर देख रहे होंगे आप, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर, कह रहा है कि C4H10O में कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 प्रकार का समावयवी बनेगा दोस्तों, जो मेटामर बनेगा, ध्यान रहे हमेशा आंसर होगा इसका सी, आंसर जो होगा ए होगा, 3 बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रोस्नेही जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दोस्तों तुरंत आक्रमण कर देगा। वो जो है दोस्तों देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल लगभग सभी पर आक्रमण करेंगे, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर निर्भर करता है कि सबसे पहले किस पे करेगा। तो 1 नंबर में टोलिन है दोस्तों, टोलिन पे सबसे पहले, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोलिन। उसके बाद बेंजीन पे करेगा दोस्तों, उसके बाद फिनॉल पे करेगा, तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, तो फॉर्मेलिन के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड, या उसी को हम मिथेनल कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वह कार्बोजेलिक अम्ल जो टॉलरेंस रिएजेंट को अपकृत कर देता है, वह कार्बोजेलिक अम्ल जो टॉलरेंस अभिकारक को अपकृत कर देता है, वह है दोस्तों फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, 69 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्लोरल का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरल का सूत्र आप जानते हैं दोस्तों CCl3CHO, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है, तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से समझें और एक्सप्लेनेशन को भी समझें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके PDF भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।